मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? तो और मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। यह सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे, अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और एके प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जैसे ही वो कैब से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आहा, देखो जरा कौन आया है, सिक्योरिटी। वो अभिनव को अंदर नहीं आने देना चाहता था। सनी की एक आवाज पर सिक्योरिटी वाले वहां आकर खड़े हो गए। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। इतना कहकर उसने अभिनव की तरफ देखा। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और अब यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अकरम की सेक्रेटरी जेनी ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और जेनी के साथ निकल गया। आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभिनव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, जेनी ने कहा। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने पेपर लिया और उससे पढ़ने लगा। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। उसने लिस्ट पर अपना ध्यान लगाया और देखा कि उसमें कुछ नौकरियों के ऊपर स्टार बना हुआ था। उसने जेनी को देखा और बोला, ये यहाँ स्टार क्यों बना? ये स्टार इसलिए बना है क्योंकि इन पोजीशंस पर हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा है और हम इन पर नई भर्ती नहीं ले रहे हैं। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैं मैनेजर बनना पसंद करूंगा। अभिनव ने भी उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा। ऐसे में जेनी बोली, लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। आप पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर पहले से कोई बैठा हुआ है उस पर तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर करवाना चाहते हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं बस इतना जानता हूं कि लिस्ट मुझे तुम्हें नहीं दी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम? जेनी। जेनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के सवालों से उसे चिढ़ हो रही थी। अभिनव को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। उसने आखिर में कहा, देखो जेनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट लाकर दी, मैंने उसमें से अपनी पसंद की पोस्ट चुन ली। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। ठीक है मिस्टर अभिनव, तो अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है और तुम्हारा ऑफिस कल से शुरू हो जाएगा, जेनी ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अभिनव अपने चेक से पैसे निकालने के लिए बैंक चला आया। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। जैसे उसने अभिनव को बैंक के अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वो दिखने में भी स्मार्ट था। वो अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम से आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। हेलो,
मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं, अभिनव ने कहा और प्रणव को चेक दिखाने लगा। प्रणव ने बिना चेक देखे कहा, चेक से? तुम्हें पता है ना, चेक से सिर्फ बड़ी रकम ही निकाली जा सकती है। मेरा अमाउंट बड़ा है, यहाँ काउंटर पर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रणव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपना चेक दिखाओ। अभिनव ने गुस्से में प्रणव को अपना चेक दिखा दिया। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अभिनव प्रणव पर चिल्ला उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिक्योरिटी को बुलाओ और इस आदमी को अभी के अभी बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लाकर बैंक वालों को बेवकूफ बनाता है। अभी पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूँ। इधर अभिनव ने अपने फाड़े गए चेक के टुकड़ों को मुट्ठी में भरा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने में सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने अभिनव को चारों तरफ से घेर लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभिनव ने कहा और गार्ड्स के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई थी। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रणव ने बलराज की तरफ देखा और बोला, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह यहाँ आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फर्जीवाड़ा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यह सुन बलराज ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो उसे। बलराज ने कहा और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने पलटकर अभिनव को भी अपने साथ आने का इशारा किया। अगर इसने कुछ गलत किया है तो इस बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है कि मैनेजर बुरा मान जाए। जी सर, प्रणव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के बड़े से कैबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है तो मैनेजर खुद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बाबा बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता। बलराज ने उसे खींचते हुए देखा और बोला, वैसे तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन बाहर जो मैंने तमाशा देखा तो मुझे लगा कि पहले उसके बारे में तुमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये साहब कौन है? मैनेजर ने अभिनव की तरफ देखा। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर चली गई। जैसे उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला, बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? अभिनव ने बलराज से पूछा। ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो, टाइगर। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, मैनेजर उसके पैरों में आकर गिरा और बोला, टाइगर, आपको यहाँ कितनी देर हुई और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप मेरे पैरों में से उठ जाइए। आपको और इनको छोड़कर किसी को नहीं पता कि मैं टाइगर हूँ, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही मैनेजर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप आ गए हैं तो हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेंगे। वो सब तो ये कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने नौकरों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबक सिखाने पर आ गया तो आपको पता ही है क्या होगा। बलराज ने कहा और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। उधर जब अभिनव और बलराज मैनेजर के कैबिन में खड़े थे, तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी स्विमिंग पूल में काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चैन और बगल में विस्की का ग्लास था। वो आदमी लड़की के गालों को सहला रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसका सेक्रेटरी भागते हुए उसके पास आ रहा था। सेक्रेटरी उस आदमी के पास आया और बोला, सर, अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। यह सुनते उस आदमी का हाथ रुक गया। उसने लड़की के गाल पर से हाथ हटाया और हाँ में सिर हिलाते हुए सिगार पीने लगा। आप कहते हैं तो? सेक्रेटरी आगे कुछ कहता उससे पहले उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, अभी तो आया है।
थोड़ा उछल कूद करने दो, पर हाँ, इस बार उसे पिंजरे में डालने की गलती नहीं करनी है। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। Who is टाइगर? बगल में खड़ी उस लड़की ने पूछा। तुमने इन साहब का चेक किससे पूछकर फाड़ा? अभिनव के लिए साहब शब्द प्रणव से सुना नहीं गया। उसने कहा, सर ये डिलीवरी वाला है, फर्जी चेक लेकर बैंक में आया था। इसे क्या लगा यहाँ हम लॉटरी खोलने बैठे हैं? मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई रिलेवेंट डाटा था ही नहीं। सच बोल रहा है? मैनेजर ने पूछा। यह सुन प्रणव को धक्का लगा। अभिनव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्रणव ने हिचकिचाते हुए कहा, आपसे झूठ क्यों कहने लगा? तुझे पता है ये डिलीवरी बॉय किसका चेक लेकर आया है? अकरम सर का। क्या? हाँ, तूने इसके साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन अकरम सर को अगर पता चला कि तूने उनके चेक का ये हाल किया है तो वो तेरे साथ क्या करेंगे जानता है ना? मैनेजर ने कहा। अकरम का नाम सुनते ही प्रणव की हालत खराब हो गई थी। इतने में मैनेजर ने कहा, एक काम कर, वो रही टेप और ये रहा चेक, इसका एक एक टुकड़ा जोड़। क्या सर? तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं। नहीं सर, मैंने क्या किया? शाबाश, ये तुझे सुनाई दे गया, और इससे पहले जो कहा वो है? आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा और मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उसे देखा और प्रणव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही प्रणव बाहर गया तो मैनेजर ने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक किया और अभिनव के पास आते हुए बोला, टाइगर, तुम इतने सालों से कहाँ थे? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं, मैनेजर ने जवाब दिया। इतने में बलराज ने कहा, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के वापस आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। हाँ, बलराज सही कह रहा है टाइगर। हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुस आया है। वो तुम्हारी और हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया? तुम्हारा मतलब जासूस? अभिनव ने पूछा। बलराज ने कहा, हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा, और तब तक गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल का भी पता लगाना है, और साथ ही ये भेड़िया। इस ग्रुप में और कौन कौन है जिससे अभी मिलना बाकी है? मैनेजर ने कहा, इस ग्रुप में है मोंटी, अकरम, बलराज, मैं यानी डीके, इक्का, पार्कर और अलायना। क्या? अलायना? यानी हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर आई है। टाइगर, वो लड़की नहीं, आग है, आंधी है, चलता फिरता अंगारा है। मैं अपनी जिंदगी में अलायना जैसी किसी से नहीं मिला। शक्ल, अक्ल और तेवर उसके पास तीनों है। मैं समझा नहीं, अभिनव ने कहा। बलराज उसके पास आया और बोला, जिद्दी, उसके आगे मुझे अपनी जिद कुछ नहीं लगती। कहने को ग्रुप में वो बस एक लड़की है, लेकिन उससे पार पाना हम में से किसी भी मर्द के बस की बात नहीं है। यह सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है अभिनव के लिए भारी होने वाला था। तुम जल्दी से उससे भी मिल लोगे, पर वो तुमसे मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। मैंने जैसा सोचा था यह आदमी वैसा है नहीं। बलराज की यह बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। उसने बलराज को देखा और बोला, टाइगर ने तुम्हें रिंग में पटका क्या? यह सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। आखिर में डीके ने कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे देता हूं। चेक मैं अकरम के ऑफिस से री इशू करवा लूंगा। मुझे अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए, बचे 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना, अभिनव ने कहा। और यह सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। उसके जाते ही अभिनव बलराज के पास आया और बोला, एक बात बताओ, ये अलायना के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बलराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैसे तो सब कुछ जानता हूं,
और वैसे कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना। वैसे अब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ। वहां तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी पैसे मैं भर रहा हूं, बाद में जब तुम गद्दी संभालोगे तो मुझे डबल दे देना। यह सुनते ही अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने बैंक से पैसे लिए बाहर आया और एक टैक्सी बुक करके सीधा ग्लोब मोटर्स के लिए निकल पड़ा। जल्दबाजी में वो बलराज से यह पूछना ही भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। उसने अभिनव को देखते ही पूछा, अभिनव गढ़वाल? मैं ही हूं, अभिनव गढ़वाल। यह सुनते ही वहां रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों के होश उड़ गए, लेकिन मैनेजर को अभिनव को देख कोई झटका नहीं लगा। बलराज ने उसे पहले ही बता दिया था कि अभिनव दिखने में कैसा था। चलिए मेरे साथ, मैनेजर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद अभिनव एक गैरेज में आ गया था। बाहर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी, लेकिन ऊपर से उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाड़ हो। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैनेजर ने कहा, मैं गाड़ी के पेपर्स रेडी करवाता हूं, आप तब तक गाड़ी देख लीजिए। मैनेजर वहां से निकला और अभिनव ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो बैठ पाता उसे पीछे से एक आवाज आई, हेलो। यह आवाज एक लड़की की थी। अभिनव को लगा कि जरूर ये वही रिसेप्शन वाली लड़कियों में से कोई एक होगी, लेकिन जब वो पलटा तो हैरान हो गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। अभिनव ने चाहत को अनन्या के साथ अकरम की पार्टी में देखा था। चाहत और अनन्या दोस्त थी। ये सब क्या हो रहा है अभिनव? ये गाड़ी तुम खरीद रहे हो? तुम कौन हो और यहां क्या लेने आई हो? अभिनव ने तनी हुई आवाज में पूछा। चाहत को देख वो अपनी पहचान के लिए अलर्ट हो गया था। चाहत उसके सवाल पर मुस्कुराई और मीठी सी आवाज में बोली, मैं चाहत हूं, तुम्हारी बीवी की दोस्त, और यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ। ये गाड़ी तो मैं अपने बॉस के लिए लेने आया हूँ। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यहाँ बुला लेती हूँ। दूसरे की सही, पर जब वो तुम्हें गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों बेकार में उसे परेशान करती हो तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे चाहिए ट्रीट। क्या तुम मुझे ट्रीट पर लेकर नहीं चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूं और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। जैसे ही अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई तो अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। हेलो, क्या हुआ टाइगर, सब ठीक? मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी मेरे ऑफिस के नीचे आई है। उधर से अकरम ने पूछा। हाँ, वो मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जरा ऊपर आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड दे देता हूँ ताकि तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने फोन रखा और पलटा तो पाया कि चाहत उसके पीछे खड़ी थी। चले? हाँ, नहीं, तुम एक मिनट यही रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूं, अभिनव ने कहा। और इससे पहले कि चाहत कुछ कहती, अभिनव वहां से निकल गया। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी
कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और उसे किसने फोन कर ऊपर बुलाया था। चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।